हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्न वेल विद तारिक सर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का 8वां चैप्टर मिजबिल द ऑटर। इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आइए अब आज इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि गेविन मैक्सवेल जो हैं उनका एक पेट डॉग होता है जो अनफॉर्चुनेटली डेथ जिसकी हो जाती है। फिर वो सोचते हैं कि अब मैं डॉग को पेट के तौर पर अडॉप्ट नहीं करूँगा, वरना मुझे मेरा जो डॉग था, मेरा जो पेट था जॉनी, उसकी याद बहुत आएगी और मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और बेचैन रहूँगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब मुझे डॉग के बजाय किसी और जानवर को पेट बनाना है। तो फिर वो एक ऑटर नामी एक जानवर को, जिसे ऑटर कहते हैं हिंदी में, जिसे ऊद बिलाव कहते हैं, उसे पेट के तौर पर अडॉप्ट करते हैं। और कैसे उन्हें वो पेट मिलता है, ये सब हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप सबने वो वीडियोस देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अवेलेबल है, विज़िट कीजिए और इन्जॉय कीजिए उस वीडियो से। अब आइए इस दूसरे चैप्टर को शुरू करते हैं कि जो मिजबिल था, जिसका नाम मिजबिल था, वो जब मैक्सवेल को मिल गया, ऑथर को मिल गया, तो फिर उन्होंने कैसे किया, क्या किया। ओके, तो आइए लेट्स स्टार्ट दिस सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर। बट बिफोर दैट, इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन for getting all the notification. Okay, so let's start this part. With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended and may, for all I know, not end before I do. आपको पता है कि इससे पहले वाले लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि दो अरब ने उन्हें गिफ्ट किया था ये ऑटर को, और सैक में लेकर आए थे, और उन्होंने जब वो सैक उनको दिया और फिर एक नोट दिया, तो फिर क्या हुआ। With the opening of that sack began a phase of my life. With the opening of that sack, उस थैले को, उस सैक को खोलते ही began a phase of my life, मेरी ज़िंदगी की जो फेज़ थी, जो कंडीशन थी, उसमें एक बदलाव आ गया, उसमें एक तब्दीली आ गई, उसकी एक शुरुआत हो गई तब्दीली की। That has not yet ended, जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। यानी इस ऑटर के सैक को खोलते ही मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई, मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, और मुझे लगता है कि वो अब तक ख़त्म नहीं हुई, जो अब भी चल रही है। एंड मे, और हो सकता है, फॉर ऑल आई नो, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, नॉट एंड बिफोर आई डू, मीन्स टिल द टाइम आई डाई इट विल नेवर बी एंडेड। यानी जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, मेरे मरने तक, तो ये फेज़, ये तब्दीली, ये चेंजिंग ख़त्म नहीं होगी। ये चेंजिंग ऐसी ही रहेगी और मेरी लाइफ स्टाइल अब ऐसे ही रहेगी। आई डू इट इज़ इन इफेक्ट अ thraldom to otters and other fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. वो कह रहे हैं कि एक ये सच्ची बात है कि एक थ्रैल्डम मीन्स ओल्ड फैशन, ये पुराना वर्ड है जिसके माने हैं बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसी के कंट्रोल में आ जाना, किसी की बात को मान लेना। तो ये कह रहे हैं एक थ्रैल्डम था ऑटर के साथ, एन ऑटर फिक्सेशन, और एक अलग तरीके का फिक्सेशन था, एक अलग तरीके का अटैचमेंट था, अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और फीलिंग एक ऐसा था। दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर माई मोस्ट अदर पीपल, और वो कह रहे हैं कि जितना मुझे इससे लगाव था, हु हैव एवर ऑन्ड वन, जितना मुझे इससे लगाव था, जितनी मैं प्यार से, शफकत से, अटैचमेंट मेरा था, मेरा रिलेशन इसके साथ जितना अच्छा था, मुझे लगता है कि मुझसे पहले जितने लोगों ने ऑटर को अडॉप्ट किया होगा, उन लोगों में से किसी का भी अटैचमेंट और किसी का भी रिलेशन इतना अच्छा और इतना गुड इस ऑटर के साथ नहीं था। The creature that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small, medievally conceived dragon. वो कह रहे हैं द क्रिएचर मीन्स प्राणी,
वो प्राणी जो वो क्रिएचर जैसे ही उस सैक से बाहर निकला, इमर्ज फ्रॉम दिस सैक, उस सैक से उस बोरिए से बाहर निकला, कहाँ? ऑन टू द स्पेशियस, स्पेशियस मीन्स स्पेस, खाली जगह पर। और वो खाली जगह कैसी थी? टाइल फ्लोर्स, यानी ज़मीन जो थी वो टाइल्स वाली थी, और वो कॉन्सुलेट बेडरूम था। resemble most of all a very small medievally conceived means an imagination of the middle age। वो कह रहे हैं कि मिडिल एज में जैसे एक इमेजिनेशन था, जैसा एक तस्वुर किया जाता था कि ड्रैगन नाम का कोई प्राणी है, कोई क्रीचर है, कोई मखलूक है। इसी तरीके से बिल्कुल सेम हालत, सेम कंडीशन इस ऑटर की थी। वो उसी जैसा था, रिजेंबल था, उसी से मिलता जुलता था। तो ये एक इमेजिनेशन था ड्रैगन के बारे में, जिसे आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा या दूसरी जगहों पर यूट्यूब पर किसी वीडियो में देखा होगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके मुँह से वो फायर निकालता है। तो इस तरीके का ये ऑटर भी था। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole। कह रहे हैं कि फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, सर से लेकर उसकी पूंछ के टिप तक, उसकी पूंछ के टिप तक, ही वॉज कोटेड विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर, उसने अपने आप को बिल्कुल सिमेट्रिकल तौर पर क्या कर रखा था? मड में मड लगा रखा था। मड में वो ऐसा लग रहा था बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल सना हुआ है, उसके ऊपर पूरी मड लगी हुई है, कीचड़ लगा हुआ है, मिट्टी लगी हुई है। बिटवीन हुज टिप्स वॉज विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक दैट अ चॉकलेट ब्राउन मोल, और जैसा कि एक चॉकलेटी ब्राउन कलर की मोल होती है, छछूंदर होती है, उसके जैसा इस ऑटर के ऊपर भी सॉफ्ट वेलवेट फर विजिबल हो रहा था, दिखाई दे रहा था। तो कह रहे हैं कि वो जो ऑटर था वो बिल्कुल मिट्टी में, मड में, कीचड़ में बिल्कुल सना हुआ था, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मड लगी हुई थी, लेकिन फिर भी उसके ऊपर से चॉकलेट ब्राउन मॉल यानी छछूंदर की तरह उसके ऊपर वेलवेट फर थे, सॉफ्ट वेलवेट फर। ओके, ही शुक हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हिलाया, मीन्स ऑटर ने अपने आप को हिलाया। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि अब बहुत ज़्यादा डस्ट इसके बदन से, इसकी बॉडी से नीचे आएगी, गिर जाएगी। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors। और वो कह रहे हैं कि लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन जो था वो बिल्कुल फॉल्स हुआ, बिल्कुल गलत साबित हुआ। हकीकत यह है कि फैक्ट यह है कि मुझे 1 महीने लग गए, मुझे पूरे 1 महीने लग गए उसको अच्छी तरीके से साफ़ करने में। मैंने टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मर्ड एंड सी द ऑटर, और ऑटर को उसके अपने ओरिजिनल कंडीशन में, ओरिजिनल हालत में, ओरिजिनल शक्ल में उसको देखने के लिए मुझे 1 महीना लग गए। यानी इतना ज़्यादा उसके ऊपर गर्द जमी हुई थी, इतना ज़्यादा उसके ऊपर मड और कीचड़ लगे हुए थे कि 1 महीना लग गए। एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स, फिर जाकर वो अपने ओरिजिनल कलर में आया, अपने ट्रू कलर में आया। कौन? वो ऑटर। ऑटर के बारे में पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया कि वो कीचड़ में और ऐसी जगह से, मार्शस में रहा करता था। और ये कहाँ से आया था? टिग्रिस मार्शस से। टिग्रिस मार्शस क्या है? नेम ऑफ द रिवर इन इराक। इराक के अंदर एक रिवर है जहाँ ये ज़्यादातर पाया जाता है। Mijbil, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to science and was at length christened by zoologist Leutro Gale Perspicillata Maxwell or Maxwell's otter। कह रहे हैं कि मिजबिल जो ऑटर का नाम था, ऑटर को का नाम क्या था? मिजबिल था। इनफैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, ये एक ऐसी प्राणी थी, ऐसी मखलूक थी जिसे साइंस भी नहीं जानती थी। ये एक ऐसी नस्ल का जानवर था, ऐसी नस्ल का क्रिएचर था, एनिमल था जिसे साइंस भी अननोन थी, साइंस भी इसको नहीं जानते थे। एंड व्हाट वाज एट लेंथ क्रिस्टन मीन्स नेम्ड, नाम रखना, और फिर उसका नाम रखा गया किसके जरिए? बाई जूलॉजिस्ट जो हैं, जो लोग जू के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और उनके एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं, उनके ज़रिए इसका नाम क्या रखा गया?
ल्यूट्रुगेल परस्पिक्लेटा मैक्सवेली, ये उसका नाम रखा गया, या फिर इसका नाम रखा गया मैक्सवेल्स ऑटर, क्योंकि ये मैक्सवेल का ऑटर था, इसी को देखकर साइंस ने उसका नाम मैक्सवेल ऑटर रख दिया। यानी इससे पहले साइंस भी इससे नावाकिफ थी, अननोन थी, नहीं जानती थी कि ऑटर नाम का भी कोई एनिमल है, कोई क्रिएचर है। ओके। For the first 24 hours, Mijbil was neither hostile nor friendly. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. अब उसकी हालत बतला रहे हैं कि वो कैसा था, 24 घंटे तक वो कैसा रहा। कहते हैं फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, पहले 24 घंटे मिजबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल मीन्स अनफ्रेंडली नॉर फ्रेंडली, तो वो ना तो बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली था, ना अटैच हो रहा था बहुत ज़्यादा, ना कोई रिलेशन दिखा रहा था, और ना ही बहुत ही ज़्यादा वो फ्रेंडली था, यानी दोनों के बीच की जगह थी। अब जाहिर सी बात है, आप किसी भी जानवर को, किसी को भी बांध कर रखो, सैक में करके रखो, तो वो आपसे फ्रेंडली बिहेव थोड़ी करेगा, इसलिए तो फ्रेंडली बिहेव भी नहीं करता था। और चूंकि ये एक अलग जगह पर आ गया था, अलग तरीके के लोगों को देख रहा था, अभी तक वो अरब के बीच में रहता था, इसलिए फ्रेंडली भी नहीं हो रहा था। ओके। He was simply aloof and indifferent. Aloof means keeping a distance. वो थोड़ा सा दूरी बनाकर रखता था, यानी मिजबिल जो है वो ऑथर से, मैक्सवेल से थोड़े से दूर रहता था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर, और वो फ्लोर पर, ज़मीन ही पर सो जाता था। एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, और जितना भी उससे हो सकता था वो मेरे बेड से, मेरी चारपाई से दूर रहता था, कि किसी तरीके से मुझे मैक्सवेल केस का सामना ना करना पड़े। क्यों? इसलिए कि वो अभी हॉस्टाइल था with the Maxwell, author of the chapter. The second night, Mijbil came on to my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the 7th broad tea in the morning, and during the day he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings. अब कह रहे हैं कि पहला 24 घंटा तो इस तरीके से गुजरा कि वो बहुत ही दूर था, ना मेरे बेड से दूर था, ना तो बहुत ज़्यादा मुझसे फ्रेंडली बिहेव कर रहा था, ना अनफ्रेंडली बिहेव कर रहा था, बिल्कुल अलग थलग वो था। अब कह रहे हैं कि जब दूसरी रात आई, द सेकेंड नाइट, मिजबिल केम ऑन टू माई बेड, मिजबिल मेरे बेड पर आया, मेरी चारपाई पर आया, इन द स्मॉल आवर्स, थोड़ी देर के लिए, एंड रिमेन्ड अस्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीज, और वो सोता रहा, मेरे नीज जो, मेरे जो घुटने थे उसका जो क्रूक था, क्रूक कहते हैं नीज के जो पीछे वाला हिस्सा होता है, नीज के पीछे का जो हिस्सा होता है, खाली जगह जो होती है, जब हम उसको मोड़ कर सोते हैं तो वहाँ एक स्पेस बन जाता है, उसी जगह पर वो पूरी रात सोता रहा। द सर्वेंट, यहाँ तक कि क्या हुआ, कब तक सोता रहा, द सर्वेंट ब्राउट टी इन द मॉर्निंग, कि सुबह में जो सर्वेंट था वो मेरे लिए चाय लेकर आया, तब तक ये सोता रहा। ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लॉस हिज अपैथी, अपैथी मीन्स डिसइंटरेस्ट, एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट मीन्स डिसइंटरेस्ट उसका ख़त्म हो गया। कब? ड्यूरिंग द डे, दूसरे दिन। ही बिगैन टू लॉस, उसने ख़त्म कर दिया उसका जो इस तरीके का अलूफ होना और इंडिफरेंट होना, अनफ्रेंडली या फ्रेंडली होने के बीच की जो हालत थी वो सब ख़त्म हो गई, और उसने अपनी अपैथी को ख़त्म कर दिया, लॉस कर दिया। वो अब दूरी बनाने के बजाय अब उससे करीब आ रहा था, नज़दीक आ रहा था। एंड टेक अ कीन, और वो इच्छुक था, मच टू कीन, बहुत ज़्यादा इच्छुक था, इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास की चीज़ों में, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों में इंटरेस्ट लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा वो अब इंटरेस्ट ले रहा था। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड to the bathroom, where for half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater, and making enough slosh and splash for a hippo. अब कह रहे हैं कि ऑथर कह रहे हैं कि मैंने उसके लिए बेल्ट बना दिया, जिस तरीके से लोग बेल्ट बनाते हैं, आपने देखा होगा, वो बहुत सी औरतों को वो बेल्ट बनाए रखती हैं जिसमें वो अपने बच्चे को डाल लेती हैं आगे को,
ताकि उनका हाथ खाली रहे। इसी तरीके से अपनी कमर से उस बेल्ट को बांधती हैं। इसी तरीके से ऑथर ने भी एक बेल्ट बनवाया उसका। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम, उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया। एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू बाथरूम, और मैं उसको लेकर बाथरूम में चला गया। अब आप जानते हो कि मिशबिल जो है वो पानी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। वो उसी इलाके में रहता था, मार्शेस में रहता था, इसीलिए उसे पानी और मड बहुत ज़्यादा पसंद थे। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, और वो उसी पानी में आधे घंटा तक बिल्कुल जॉय के साथ, मस्ती के साथ, हैप्पीनेस के साथ उसी पानी में वो रहा और खूब मस्ती कर रहा था। इधर का उधर जा रहा था, उधर का इधर जा रहा था। प्लंजिंग, प्लंजिंग मीन्स सिंकिंग, वो डुबकी लगा रहा था उसमें, उस पानी में डुबकी लगा रहा था। अपने सर को, अपनी पूरी बॉडी को पानी के अंदर ले जा रहा था और फिर वापस ला रहा था। एंड रोलिंग इन इट, और उसमें रोल कर रहा था। उस जो पानी था, पानी बाथ टब जो था, उसमें वो रोल कर रहा था, इधर से उधर घूम रहा था, उधर से इधर घूम रहा था। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर, और वो पानी के बाथ टब में अंदर बाहर ऊपर नीचे हो रहा था। इस तरीके का काम वो उस पानी में कर रहा था। दीज आर द साइंस ऑफ द हैप्पीनेस एंड जॉय, कि वो बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए वो ये सब काम कर रहा था। एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो, और आप जानते हैं कि हिप्पो एक दूसरा दरियाई घोड़ा जिसे बोलते हैं वो है, उसे स्प्लैश करना, स्लॉश करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी तरीके से इसे भी बहुत ज़्यादा पसंद था। स्लॉश एंड स्प्लैश मीन्स पानी में जैसे हम पानी को मारते हैं तो आवाज़ निकलती है, या पानी को इधर उधर करते हैं तो एक आवाज़ निकलती है, तो इसे बोलते हैं स्लॉश एंड स्प्लैश। तो ये आप इसको कह सकते हो छपाके मारना। छपाके मारना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था और वो छपाके मार रहा था बिल्कुल पानी में, इधर से उधर, रोलिंग, प्लंजिंग, शूटिंग अप एंड डाउन, ये सब उसमें वो कर रहा था। दिस वॉज टू लर्न इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक of otters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be set in and splashed in until it overflows. अब ऑथर कह रहे हैं कि इससे मुझे एक बात सीखनी थी, मैंने एक बात सीखा था। दिस आई वॉज टू लर्न, मैंने कुछ सीखा था। वो क्या था कि ऑटर का एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसका एक व्यवहार है, उसका एक जीने का तरीका है, उसकी एक लाइफ स्टाइल है। इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स। वो क्या है? एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक। सो टू स्पीक मीन्स एज इट वर वन कुड से दिस। पानी जो है वो हमेशा चलता रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, उसमें से हमेशा आवाज़ आनी चाहिए, वो कभी साइलेंट ना हो। साइलेंट मूड में पानी कभी, वाटर कभी ना हो, वो हिलता रहे, डुलता रहे, उसमें से स्लॉश की यानी स्प्लैश की आवाज़ें आनी चाहिए, उसमें कोई छपाके मारता रहे। तो इस तरीके का पानी जो है वो ज़रूर होना चाहिए। और एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक, हर पानी का हर बूंद जो है वो बोलना चाहिए, उसमें से छपाके की, स्लॉश की, स्प्लैश की आवाज़ आनी चाहिए। एक्सटेंडेड, और वो स्टिल और साइलेंट ना हो। एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, और जिस जगह पर पानी हो बिल्कुल फैला हुआ हो, जमा हुआ ना हो, बिल्कुल फैला हुआ हो, जमा हुआ ना हो। अब आगे एक बात कह रहे हैं ऑथर, अ बाउल मस्ट एट वॉन्स बी ओवरटर्न, और अगर किसी बाउल में, किसी बड़े प्याले में, किसी बाल्टी में पानी रखा हुआ हो तो क्या किया जाए? उसे ओवरटर्न कर दिया जाए, उसे पलट दिया जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होना चाहिए, एट वॉन्स भी। और इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, और अगर उस बाउल को पलटा ना जाए, उसे ओवरटर्न ना किया जाए, बी सेट इन एंड स्प्लॉश इन अंटिल इट फ्लॉस, और इस पर बैठ जाया जाए ताकि वो खुद ब खुद ही पानी पूरा बाहर आ जाए, ओवरटर्न कर जाए, घूम जाए पूरा। एंड सेट इन, और वो बिल्कुल सैलाब की तरह, अंटिल इट ओवरफ्लोज, बिल्कुल सैलाब की तरह और बाढ़ की तरह पानी पूरा फैल जाए, उसमें जाकर पानी में बैठ जाओ ताकि खुद ही पानी पूरा निकल जाए। ये कह रहे हैं, यानी पानी कभी भी रिमैन नहीं होना चाहिए, साइलेंट नहीं होना चाहिए, और क्या कह रहे हैं, वो कभी स्टिल नहीं होना चाहिए, हमेशा बोलते रहना चाहिए, उसमें छपाके की आवाज़ की आवती रहनी चाहिए। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन the move and made to do things when statics it is wasted and provoking। और वो कह रहे हैं कि जब पानी ठहरा हुआ हो, अगर पानी को रोक दिया गया और मूव नहीं कर रहा है तो अब उससे कुछ अलग अलग चीज़ें होंगी। एंड मेड टू डू थिंग्स, उससे वो चीज़ें होंगी। क्या होगा? व्हेन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड, जब पानी
स्टैटिक हो, ठहरा हुआ हो, जमा हुआ हो, रुका हुआ हो, साइलेंट एंड स्टिल हो, तो क्या कहते हैं, वो प्रोवोक कर जाएगा, मीन्स causing anger and some other reactions। अब वो प्रोवोक कर जाएगा, मतलब ये है कि वो गुस्से का या ऑटर के लिए दूसरे किसी रिएक्शन का सबब बनेगा, कॉज बनेगा। इसलिए पानी को साइलेंट और स्टिल नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा चलते रहना चाहिए, उसमें से हमेशा पानी की आवाज़ें आती रहना चाहिए। ये कह रहे हैं मैक्सवेल, ऑथर जो इस चैप्टर के हैं, वो उनकी ये राय है और वो कह रहे हैं मैंने ये बात सीखी थी। 2 days later, Mitchell escaped from my bedroom as I entered it। कह रहे हैं 2 दिन के बाद जैसे ही मैं अपने कमरे में इंटर हुआ, अपने बेडरूम में इंटर हुआ, मिचबिल escaped, वो वहाँ से भाग गया, वहाँ से भाग जाता था। जैसे ही मैं कमरे में अपने दाखिल होता था, इंटर करता था, ही मिचबिल escaped and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom। और मैं उसको देखने के लिए उसकी पूंछ को मैं देखता था कि वो टर्न कर रही है और वो डिसअपियर हो रही है। कहाँ डिसअपियर हो रही है कि वो कॉरिडोर में जो रास्ता था वहाँ से बेंड है, यानी अब वो जो मिचबिल था वो बिल्कुल बाथरूम के रास्ते पर बाथरूम में जाने के लिए बिल्कुल घूम रहा था, टर्न कर रहा था, इसलिए मुझे सिर्फ उसकी बेंड पूंछ जो उसकी टेल थी वो दिखती थी, यानी मुझे देखते ही वो बेडरूम छोड़कर बाथरूम में चला जाता था पानी में मस्ती करने के लिए। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ अ बाथटब एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विद हिज पॉज। और जब तक मैं वहाँ पहुँचता, आई गॉट देयर, जब तक मैं वहाँ पहुँचता, वो क्या करता था, ही वॉज अप एंड ऑन द एंड ऑफ द बाथटब, वो बाथटब के एंड पर होता था, बिल्कुल आखिर में होता था, और वहाँ से वो फम्बलिंग करता था। फम्बलिंग मीन्स ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ क्लमजी मैनर। क्लमजी मीन्स अनाड़िया तौर पर ऐसा कुछ काम करता था जैसे लगता हो कि उसे कुछ पता ना हो। वो क्या करता था, वो जो क्रोमियम टैप्स थी, क्रोमियम मीन्स हार्ड वाइट मेटल, ये एक किस्म की धात है जो जिससे टैप बनते हैं, जिससे नल बनते हैं। वो कह रहे हैं कि उसके साथ वो फंबल कर रहा था, कुछ करने की कोशिश कर रहा था, और क्या कर रहा था, विद हिज पॉज, वो अपने पॉज से, अपने पंजों से वो काम कर रहा था। क्या, यानी वो जो है मिचबिल अपने पॉज से उस क्रोमियम टैप्स को खोलने की, फंबल करने की कोशिश कर रहा था, और ऐसे कर रहा था जैसे बिल्कुल क्लमजी मैनर में, ताकि पानी उससे टपकता रहे, पानी उससे गिरता रहे। I was amazed. In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water। क्या कहना है कि मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, अमेज्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया जब मैंने ये चीज़ देखी। इन लेस देन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट से कम ही में उसने क्या किया, ही हैड टर्न द टैप फार इनफ, उसने इतना ज़्यादा उसको टर्न कर दिया, उस टैप को इतना ज़्यादा घुमा दिया, टर्न कर दिया कि उससे टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल वाटर, पानी उससे ट्रिक करने लगा, उससे टपकने लगा। जैसे हम देखते हैं कि जब नल कायदे से बंद ना हो, अच्छी तरीके से बंद ना हो, तो उसमें से पानी रिसता रहता है, पानी गिरता रहता है। इतना ज़्यादा उसने अपने पॉज से उस टैप्स को खोल दिया था। किसने, मिचबिल ने। तो ये कह रहे हैं ऑथर कि मैं उसको देखकर आश्चर्यचकित रह गया, अमेज्ड रह गया। And after a moment or two achieved the full flow। और फिर क्या हुआ, आफ्टर अ मोमेंट, थोड़ी देर के बाद या 2 मोमेंट के बाद उसने ये चीज़ अचीव कर ली कि वो फुल तरीके से उस अपने पॉज से उस टैप्स को खोल ले, यानी थोड़ी ही देर में, आफ्टर अ मोमेंट, एक लम्हे में, एक क्षण के बाद, 2 क्षण के बाद उसने पूरे नल को, पूरे टैप्स को बिल्कुल खोल दिया, और अब वो नल पूरे फुल फ्लो के साथ, फ्लो उसमें से आ गया था, पानी पूरी तेज़ी के साथ बह रहा था। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे। वो लकी था, उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने जो टैप थी, नल थी, उसको राइट वे में, सही तरीके से उसने खोला था। लेकिन ऑन लेटर ओकेजन, कभी कभी क्या होता था, ऑन लेटर ओकेजन, फिर कभी ऐसा होता था, ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर। वो क्या करता था, वो कभी कभी उसको खोलने के बजाय, उसको ढीला करने के बजाय, स्क्रू मीन्स ढीला करने के बजाय, खोलने के बजाय, वो उसके उल्टे कर देता था, और वो काफ़ी टाइट हो जाती थी उसको, यानी टैप जो थी वो, अगर उसको आप सीधे राइट वे के बजाय आप उसको
उल्टे घुमाना शुरू कर दें तो वो खुलने के बजाय और ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो यही हाल उसकी भी थी। चिटरिंग विद इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कोऑपरेट। और अब क्या करता था, वो चिटरिंग करता था। चिटरिंग मीन्स वो खिजला जाता था, आप कह सकते हो उसको गुस्सा आता था। इरिटेशन के साथ वो चूं चूं ची 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 करता रहता था और डिसअपॉइंटेड हो जाता, डिसअपॉइंटमेंट एट द टैब्स फेलियर टू कोऑपरेट। और जब ये जो टैब्स थी वो फेल हो जाती थी, यानी खुलती नहीं थी और वो खुलने में कोऑपरेट नहीं हो पाता था, तो अब वो बिल्कुल इरिटेशन में आ जाता था, गुस्से में आ जाता था, एंगर में आ जाता था और उसे चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता था। ओके, राइट। Very soon Midge would follow me without a lead and come to me when I called his name। और फिर क्या हुआ, बहुत जल्द ही मिजबिल मुझसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में दिखाने लगा, मुझसे बहुत ज़्यादा उसका अट्रैक्शन और अटैचमेंट उसका बढ़ गया। और जब भी विदाउट अ लीड वो मुझे फॉलो करने लगा, जब भी मैं उसका नाम लेता था, व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, वो मेरे पीछे पीछे चला आता था। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले। वो अपना ज़्यादातर वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्पेंड करता था प्लेइंग में, खेलने में। ही स्पेंट हार्स शफलिंग अ रबर बॉल राउंड द रूम लाइक अ 4-footed saucer player using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance। और वो क्या करता था, वो अपने ज़्यादातर टाइम को प्लेइंग में बिताता था, स्पेंड करता था। ही स्पेंड आवर्स शफलिंग अ रबर बॉल। एक रबर के बॉल को वो इधर से इधर मारता रहता था। दिन भर उसका काम, यानी उसका ज़्यादातर वक्त अब इसी में गुजरता था। और कहाँ ये करता था, रबर बॉल को अपने कमरे ही में इधर उधर मारता रहता था। किसकी तरह, 4-footed saucer की तरह। मीन्स जो 4 फुट पैरों वाला जो कोई जो फुटबॉलर हो, उसकी तरह वो बिल्कुल बिहेव करता था। और वो प्लेयर यूजिंग ऑल 4 feet टू ड्रिबल मीन्स ऊपर नीचे करना, इधर उधर करना। बॉल को ड्रिबल करने में वो पूरे चारों पैर का इस्तेमाल करता था, चारों पैर को यूज़ करता था। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट। और वो सिर्फ यही नहीं कि वो सिर्फ इधर उधर करे, बल्कि उसको फेंकता था भी था, उस रबर बॉल को फेंक भी देता, थ्रो भी करता था। विद अ पावरफुल फ्लिक मीन्स अ क्विक लाइट मोमेंट। वो इस तरीके से फ्लिक करता था, एक झटका देता था हल्के से, किससे, ऑफ द नेक, अपने गर्दन में, यानी अपने गर्दन में किसी तरीके से बाल को, उस रबर बॉल को बजाता था और फिर वो एक फ्लिक करता था। टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस। और वो इतनी हाइट पर जाती थी, इतनी दूरी पर वो बॉल जाती थी, जिससे मैं अमेज्ड हो जाता था, मैं सरप्राइज हो जाता था कि कैसे एक ये जो ऑटर है, कैसे मिजबिल इतनी दूर अपने नेक से इस बॉल को फेंक लेता है। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज़ व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज। कहते हैं लेकिन उसका रियल गेम तो तब आया, बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर, किसी ऑटर का जो रियल गेम था, जो उसका सही खेल था, वो तब आया सामने, व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक, जब वो अपने बैक के बल लेट जाता था, पीठ के बल लेट जाता था, एंड बॉलों को जगल करता था, बॉल्स को जगल करता था, या दूसरे किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को, दूसरी भी चीज़ को वो जगल करता था। बिटवीन हिज पॉज, अपने पॉज के बीचों बीच में। क्या जगल मीन्स, जैसे हमने देखा होगा कि लोग एक चीज़ को या दो चीज़ को ले लेते हैं, और 2 ऑब्जेक्ट को, और दोनों को हवा में उड़ाते हैं, ऐसे कि एक उनके हाथ में रहता है, दूसरा हवा में। जब ये ऊपर पहला फेंकते हैं तो दूसरा हाथ में आ जाता है, पहला हवा में चला जाता है, और फिर करते हैं तो पहला हवा में चला जाता है, दूसरा हाथ में आ जाता है। तो इस तरीके से वो जगल कर रहा था किनके साथ, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के साथ। और यही इसका रियल प्ले था कि पेट के बल लेट कर वो जगल किया करता था और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को। मार्बल्स वर मिड्स फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम। और उसको वक्त गुजारने के लिए, टाइम पास करने के लिए, जो मार्बल्स होते हैं, कंचे जो होते हैं, वो उसके फेवरेट टॉयज थे, फेवरेट उसका खिलौना था। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping one to the floor। और कह रहे हैं कि वो अपनी पीठ के बल लेट कर, ही वुड लाई ऑन हिज बैक, अपनी बैक पर लेट जाता था, उल्टे लेट जाता था, और वो रोल करता था 2 या उससे ज़्यादा चीज़ों को, और
बिल्कुल उसको अप एंड डाउन करता था और बिल्कुल फ्लैट लेटता था, अपने फ्लैट बेली, उसका जो बेली थी उसका जो पेट था वो बिल्कुल फ्लैट होता था, विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर, बगैर वो जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते थे या बॉल्स होते थे ज़मीन पर फ्लोर पर गिरे बगैर, ड्रॉप किए बगैर वो इस तरह खेलों को वो खेलता रहता था। तो ये इस चैप्टर में, इस पार्ट में हमें पता चला कि जब मिजबिल जब सैक से बाहर आया तो उसका मैक्सवेल के साथ, ऑथर के साथ कैसा व्यवहार था और वो कैसे अपने टाइम को स्पेंड करता था, वो क्या करता था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।